नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और बिहार की राजनीति में अभी जो सबसे ज़्यादा नज़र है लोगों की वो है एमएलसी चुनाव का। अधिसूचना जारी हो चुकी है। 18 तारीख को चुनाव होना है जून में और इसको लेकर नामांकन समेत तमाम सारी बातें होंगी। लेकिन अभी राजनीतिक दलों में अंदर खाने एमएलसी बनने को लेकर कई जो उम्मीदवार अपने ओर से लॉबिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव होने हैं एमएलसी के और 1 सीट पर उपचुनाव, यानी कुल 10 सीटों पर। इसमें यदि आप देखें तो एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, तो वो सीट है। दूसरा सम्राट चौधरी और संजय मयूख के जो हैं वो सीट जो है खाली होना है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री भी हो गए हैं और तारापुर से वो विधायक चुने गए हैं, तो एक ये है। और इसके अलावा यदि आप देखें तो समीर सिंह जो हैं कांग्रेस के, उनका टर्म पूरा हो रहा है और साथ ही साथ मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह, ये जो 2 एमएलसी, इनका भी टर्म जो है वो पूरा हो रहा है। आरजेडी के हैं ये दोनों। और दूसरी ओर अगर आप देखें जेडीयू की ओर से, तो यहाँ पे गुलाम गौस, कुमुद वर्मा, इसके अलावा यदि आप जेडीयू से देखें तो भगवान सिंह कुशवाहा और इसके अलावा भीष्म साहनी, तो ये जो हैं सीटें जो है वो पूरा हो रहा है टर्म। तो इन सीटों को लेकर अब चुनाव होने हैं। लिहाजा एक जो एमएलसी चुने जाने हैं, इसको लेकर जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों की संख्या करीब 24 से कुछ एक ज़्यादा, 24 पॉइंट कुछ है, और यानी कि 25 और 24 के बीच में एक जो एमएलसी चुने जाएंगे, इतने सदस्य की ज़रूरत है समर्थन की। अब इससे पहले यदि आप देखें तो एक जो मंगल पांडे का सीट खाली हुआ था, जो कि सिवान से विधायक चुने गए, तो उस जगह पे पार्टी ने, बीजेपी ने अरविंद शर्मा को नामित भी किया और फिर वो चुन भी लिए गए और साथ ही साथ उन्होंने शपथ भी ले ली है एमएलसी के पद की। और दूसरा एक जो जेडीयू के जो एमएलसी थे राधाचरण सेठ, उन्होंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो जो सीटें रिक्त हुई उस पर, चूंकि वो स्थानीय क्षेत्र का आरा भोजपुर का मसला मामला था, वहाँ पे चुनाव हुए और इस चुनाव में आरजेडी को सफलता मिली है। इससे आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता हैं थोड़े उत्साहित हुए हैं कि एक जो हाशिए पर राजनीति थी और कहीं कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं थी, तो इस परिणाम के बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि यदि बैलेट से अगर चुनाव हो तो फिर उनके उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे। तो बहरहाल ये कहने की और राजनीतिक बात है, लेकिन इतना है कि अब एक सीट जो है आरा वाली एमएलसी के, उसमें आरजेडी को सफलता मिली है और दूसरे एक जो मंगल पांडे वाली सीट थी वो पहले ही अरविंद शर्मा जो हैं वो उस पर काबिज हो गए हैं। अब यहाँ पे 10 सीटों का जो मसला मामला है, इसमें एक सीट जो आरजेडी की, चूँकि 25 जो उनके संख्या है विधायकों की, साथ ही साथ कांग्रेस और बाकी, लेकिन यहाँ पे अब किस तरीके से राजनीति होगी, चूँकि जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ भी राजनीति देखने को मिली और माकूल संख्या के हिसाब से विपक्ष के एक उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाते, राज्यसभा के सदस्य यानी सांसद राज्यसभा बन जाते। लेकिन सत्ता पक्ष ने जो ताना बाना बुना और साथ ही साथ जिस तरीके से शतरंज की बिसात बिछाई, उसमें विपक्ष के उम्मीदवार फंस गए और उनका खेल खराब हो गया। साथ ही कई चेहरे जो है वो भी सामने आए। अब यहाँ पे संकट है विपक्ष के साथ ये कि यदि अपने उस तरीके के जो सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी लाइन और उन प्रतिबद्धता को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके रणनीति में सहयोगी बने हैं, सहभागी बने हैं, यदि उन पर कार्रवाई करते हैं तो फिर एक जो मानक है, संख्या जो होना चाहिए विपक्ष के नेता के तौर पर, उतने जो सदस्य हैं उसमें कमी होती है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है उसमें समस्या होती है। तो लिहाजा अब विपक्ष में आरजेडी की स्थिति क्या करे क्या न करे की है और इसमें अब कोई
कदम उठाना जो है उसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है। अब यहाँ पे सत्ता पक्ष जो है, चूंकि पिछले जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उसके परिणाम सामने आए हैं, तो लिहाजा अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो 9 जो सीट है वो जाती है सत्ता पक्ष को, जबकि 1 सीट संख्या के हिसाब से आरजेडी को हासिल होगी। लेकिन यहाँ पे यदि उम्मीदवार उतार देते हैं 10वें सीट को लेकर भी अगर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं एनडीए गठबंधन, तो फिर यहाँ पे 10वें सीट को लेकर लड़ाई हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में फिर ये देखना होगा कि जो प्रतिबद्धता है या फिर पार्टी लाइन को दरकिनार करके फिर उस तरीके से राज्यसभा वाली सीन देखने को मिलता है। क्योंकि कई ऐसे जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हों या फिर आरजेडी के, उनमें कहीं ना कहीं डबाडोल स्थिति जो है, और कई जो दृश्य सामने भी आते हैं, किनसे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या किस तरीके की बातों को रख रहे हैं, तो उससे भी ये जो शंका है उसको बल मिलता है। तो लिहाजा ये एक अग्नि परीक्षा जो है वो विपक्ष के लिए है। और ख़ास तौर पे चूंकि कांग्रेस की तो अब उतनी संख्या रही नहीं कि उनके जो एक समीर सिंह जो एमएलसी जिनका टर्म पूरा हो रहा है, तो उनके बदले कोई दूसरा उनका उम्मीदवार जीत पाए, ये संभव नहीं है। संभव तो जो जिनके पास संख्या नेक टू नेक है उनको भी आरजेडी के लिए सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से उनके अगर उम्मीदवारी देते हैं तो फिर उनकी नैया कैसे पार होगी। तो बहरहाल अब ये कुछ वस्तु स्थिति है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो एनडीए हैं उनमें किस तरीके से बंटवारा है। तो 4 और 4 का मसला है बीजेपी और जेडीयू का। साथ ही साथ अपने कोटे से एक एलजेपी को भी बीजेपी और आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना है। अब सवाल है कि कौन बनेंगे एमएलसी, कौन उम्मीदवार होंगे। तो इसमें देखिए, अगर जेडीयू की बात करें तो यहाँ पे कमोबेश अंदर खाने जो चीज़ें चल रही हैं उसमें यदि देखा जाए तो अब भीष्म सहनी जो हैं वो सहनी समाज से हैं। तो ऐसे में 2 नाम जो है बड़ा ही प्रमुखता से है। उसमें एक जो नाम है पार्टी के एक प्रवक्ता जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एमएलसी को लेकर उनके जो नाम है वो होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है कि एक जो गुलाम गौस हैं उनके जो सीट अभी पूरे हो रहे हैं टर्म, तो अब सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि क्या यहाँ पे जेडीयू मुस्लिम चेहरा को रिपीट करेगी। क्योंकि जो परिस्थितियाँ और समीकरण की बात है और साथ ही साथ बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें वोट को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर और क्षेत्रीयता को लेकर उम्मीदवारी जो चयन होगा एमएलसी का वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में और साथ ही साथ कुछ महिला उम्मीदवार जो हैं वो दोनों ओर से देखने को मिल सकते हैं, जेडीयू की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी। तो एक ये मसला है। और साथ ही साथ जो अति पिछड़ा की अगर बात करें तो एक नाम वैसे भी सामने आ रहे हैं जेडीयू की ओर से, जो कि सांसद रहे हैं लेकिन अब सांसद नहीं हैं। तो अगर अति पिछड़ा की जो बात होती है तो उस तरीके से भी चयन देखने को मिल सकता है। एक मुस्लिम महिला चेहरा जो है वो भी संभव है यदि मुस्लिम जो जेडीयू के पहले से जो एक रहा है मुख्यमंत्री, जब नीतीश कुमार रहे हैं तो समाज में सबको साथ लेकर चलने को लेकर, तो यदि गुलाम गौस के जो सीट रहे हैं उस पर यदि मुस्लिम की बात ही होती है तो फिर उस तरीके से नाम जो है वो सामने में है। और साथ ही साथ अगर बीजेपी की ओर से देखें तो यहाँ भी कमोबेश स्थिति जो है वो उसी तरीके की है कि सामाजिक समीकरण को साधने को लेकर और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर, और साथ ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो वजूद वाले हैं, जनाधार वाले हैं, आगे आने वाले समय में किस तरीके से वो अब एक पार्टी के लिए एसेट साबित होंगे, सदन में जो परिषद है उसमें बातों को रखने को लेकर और बाकी दूसरे जो एक मानक है उन बातों को लेकर। तो ये एक खींचतान और साथ ही साथ जो है
अपने अपने जो लॉबिंग है, जो संभावित उम्मीदवार है, वो जो शीर्ष नेता हैं पार्टी के, उनके यहाँ आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से लेकर शाम और देर रात तक वो चल रहा है। तो बहरहाल अब नामांकन जो है जून के महीने में होना है और उसके बाद 8-9 तारीख जो है वो फिर नाम वापसी का, और उसके बाद फिर 18 तारीख को चुनाव होना है। तो ये सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं खास तौर पे, और जो अपने आप को लगातार उस तरीके से काम करते हैं, साथ ही साथ संगठन में और तमाम सारी बातें लोगों के बीच, और एक उनकी उम्मीद रहती है कि पार्टी की ओर से उन्हें वो एक जगह मिले, तो जाहिर तौर पे उनकी जो राजनीति है और जो एक मंशा है, जो एक लंबे समय से लोग लेकर रखते हैं, वो पूरा हो। तो बहरहाल ये कुछ वस्तु स्थिति है। अब आगे जो उम्मीदवारी की बातें हैं कि कौन कौन होंगे, ये हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन बहरहाल इससे इतनी बात स्पष्ट हो गई है कि जो एमएलसी के चुनाव हैं उसमें क्या कुछ वस्तु स्थिति है और क्या होने जा रहा है। धन्यवाद।